तो हमारा आज का टॉपिक है बीबीटी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो बेटा ऐसी एक ही थ्योरी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, ठीक है ना वो, लेकिन आपकी जो थी वो कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए थी और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो बीबीटी होगी ये उससे अलग होगी। ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर बेटा आपके जो कथन है, सबसे पहले तो हमको बीबीटी के कथन याद करने पड़ेंगे कि बीबीटी ने क्या क्या हमको बताया। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए है क्या कथन। तो बेटा जो सबसे पहला कथन आया था हमारा, कुछ कथन थे बीबीटी के तहत। तो पहला जो कथन था वो ये बोल रहा था कि भैया बीबीटी में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड के साथ ओवरलैप करते हैं। बेटा हमने आपको बताया था क्लास 11th में कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है, किस प्रकार से एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप करता है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो सेंटर मेटल एटम होगा इसका ऑर्बिटल और जो आपका लिगेंड होगा इसका ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, दूसरा बेटा क्या था कि केंद्रीय धातु परमाणु अपना खाली ऑर्बिटल लेकर आता है, खाली ऑर्बिटल तथा लिगेंड अपना भरा हुआ ऑर्बिटल लेकर आता है, समझना। यहां पर मैंने क्या बोला कि केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड होंगे इसके ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु का ऑर्बिटल होगा वो बेटा खाली होगा। मान लो ये ऑर्बिटल किसका है, ये आपका सेंटर मेटल एटम का ऑर्बिटल है जो कि पूरा का पूरा खाली है और इसके साथ ये ओवरलैप करेगा कौन, ये मान लो ये जो आपका ऑर्बिटल है ये लिगेंड का ऑर्बिटल है। ठीक है, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है बेटा। ये अपने पास दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन अपने भरे हुए हैं। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तब बेटा क्या होगा, कुछ आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और आपका ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये दो आपके पॉस्टुलेट थे, इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बेटा तीसरा पॉस्टुलेट क्या था, तीसरा पॉस्टुलेट हमसे बोल रहा था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके जो ऑर्बिटल, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी ऑर्बिटल आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सेंटर मेटल एटम के, बेटा उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो बराबर हो या तो लगभग बराबर हो। ठीक है ना, मतलब क्या होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए बेटा, कैसे ऑर्बिटल होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए।
ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो भी ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे सेंटर मेटल एटम के, उनका कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो संकरित होना चाहिए। फिर बेटा चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा था, अति व्यापन में, अति व्यापन में भाग लेने वाले सेंटर मेटल एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, अगर उनमें बेटा इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे, इनर अंदर वाले डी ऑर्बिटल, बेटा देखो हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं बेसिकली उनमें कौन से डी, जो हमारे डी ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स के यौगिकों के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल है ना वो कौन सा है, इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल मतलब कौन सा, n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, n-1, ठीक है, n-1 डी ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है, अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल, ठीक है, प्रयोग में आए, ठीक है, प्रयोग में आए तो इनर कॉम्प्लेक्स बनते बेटा, ठीक है, इनर कॉम्प्लेक्स बनते बेटा। कई बुकों में आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ है यहां पर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है बेटा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझो बहुत ध्यान से, मान लो कि आप Fe ले लीजिए, क्या ले लीजिए, Fe का क्या होता है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में आपका आएगा 3d6 और इसके पहले आएगा 4s2, ठीक है, क्या आएगा 4s2 3d6, ठीक है। अगर आप इसको बना के देखिए तो ये देखिए D के 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5, ये एक इसका हो गया, ठीक है, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ठीक है, ऐसे ही 4p भी होगा, ठीक है, ये देखिए 4p हो गया ये, और ऐसे ही ये 4d भी तो होगा, ठीक है, ये 4d हो गया। अब बहुत ध्यान समझो, अगर बेटा हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले आपके ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले, ये 3d 4s ये 3d, अगर अंदर वाले यूज हो रहे हैं तो बेटा इन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अंदर वाले तो इनर मतलब अंदर, तो अंदर वाले अगर हुए तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर हुआ। और बेटा इन्हीं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस चीज को यहां पे मेंशन कीजिए आप कि इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्लियर है। और समझो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं तो बेटा ये कब बनेंगे, ये आपके तब बनेंगे जब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे हो चुके होंगे, पेयर्ड हो चुके होंगे, ठीक है, उनका जोड़ा बन चुका होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके जोड़े में आ चुके होंगे, ठीक है ना। इसलिए यहां पर बेटा मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस चीज को मेंशन कीजिए यहीं पर बेटा, ठीक है, कि जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होते हैं, पेयर्ड, और कम से कम आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहां पर, क्लियर। देखो बेटा पांचवा हमारा क्या होगा, पांचवा पॉइंट, यदि अतिव्यापन में सेंटर मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है, बाहर वाला, ठीक है ना, बाह्य डी ऑर्बिटल प्रयोग में आ रहे होंगे, तो आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं बेटा। आउटर आउटर मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए मतलब, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको एफई का दिखाया था ना, एफई का एग्जांपल ले लीजिए फिर से, तो आप देखोगे तो ये देखिए 3D, ये 3D हो गया, ये 4S हो गया, ये 4P हो गया, ठीक है ना, और ये 4D हो गया, ठीक है। अगर बेटा ओवरलैपिंग में बाहर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, ये देख लो बाहर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखो अंदर वाले, अब ये 3D वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको तो बोलते हैं n-1d ऑर्बिटल, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब कौन से nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, nd ऑर्बिटल, ठीक है, nd एंड ns, ठीक है। ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, ठीक है। तो बेटा अंदर वाले नहीं बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इन्हीं को बेटा हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनमें बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसके पास, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और मिनिमम बेटा इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मिनिमम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हुआ? चलो बेटा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। छठा पॉइंट यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनो। छठा पॉइंट क्या होगा कि अगर आपके इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो इसके लिए हमको बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में बहुत जानना जरूरी है, ठीक है ना। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, हमको इन्हें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमको ये नहीं समझ में आए तो बेटा हम कुछ नहीं समझा सकते कि हमारे लिए वीक लिगेंड कौन से, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं। ये बेटा जो थ्योरी थी ना, ये थ्योरी बीबीटी ने नहीं दी थी ना, ये थ्योरी बीबीटी ने नहीं दी थी, लेकिन आउटर डी कॉम्प्लेक्स और इनर डी कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए लिगेंड। आपके लिगेंड होंगे वो क्लासिफाइड किए गए हैं मोस्टली 3 टाइप से, ठीक है ना। बीबीटी के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर डी कॉम्प्लेक्स को, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए लिगेंड को 3 रूप में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। नंबर 1 क्लासिफाइड किया गया है वीक लिगेंड, ठीक है, और दूसरा हमारे बेटा एवरेज लिगेंड, ठीक है, और फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो बेटा एवरेज लिगेंड को हम बाउंड्री लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बाउंड्री लिगेंड, ठीक है, बाउंड्री लिगेंड। ये बाउंड्री पे होता है बेटा, ये कभी कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं और कभी कभी वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब बेटा इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड कौन से हैं, एवरेज लिगेंड कौन से हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी को समझाएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालिए वीक लिगेंड। वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आई, ठीक है ना, Br S2 माइनस SCN Cl माइनस F नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यूरिया, कौन कौन से होते हैं? I माइनस Br माइनस S2 माइनस, ठीक है, SCN, ठीक है, और Cl माइनस F माइनस NO3 माइनस और OH माइनस यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब बेटा याद रखने का इसका तरीका क्या है? अब बहुत ध्यान से समझो आप। एक बेटा हमारा जो इंग्लैंड है,
वहां पे एक सिटी का नाम है आइब्रिस, ठीक है ना, आइब्रिस एक सिटी का नाम है, ठीक है। और वहां पे बेटा दो फ्रेंड रहते हैं, एक का नाम है नाइट्रेट, एक का नाम क्या है नाइट्रेट, और दूसरे का नाम है यूरिया। दो फ्रेंड रहते हैं, एक नाम नाइट्रेट है, दूसरे का नाम यूरिया है। कहां पे? आइब्रिस में रहते हैं। अब उनको कनाडा जाना है, ठीक है। तो अब बेटा क्या हुआ, दोनों अपने कहां पे? फ्लाइट पे बैठे। अब जब फ्लाइट में बैठे तो कैसे, देखो कैसे लिखोगे, आइब्रिस से कनाडा, आइब्रिस, आइब्रिस, आइब्रिस से कनाडा, से कनाडा तक, ठीक है। इसको मैं केवल वर्ड को यूज करने के लिए लिख रहा हूं कि आपका एक वर्ड बन जाए, ठीक है ना। कनाडा तक कल फिर नाइट्रेट ने कहा, नाइट्रेट ने कहा, ठीक है, ओह 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 यूरिया एल्कोहल ला, एल्कोहल ला, ठीक है। तो ये वर्ड जो है आपके, ये आपके ऐसे वर्ड हैं जिनको हम केवल इन सब एक पूरा का पूरा शब्द बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो बड़ा क्या है, देखो कैसे याद रखोगे, आइब्रिस से कनाडा तक कल फिर नाइट्रेट ने कहा ओ यूरिया एल्कोहल ला, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या याद किए, वीक लिगेंड, ठीक है। कौन कौन से, IBr, H2- HCN, Cl- F- नाइट्रेट, OH, यूरिया एंड एथेनॉल, ठीक है। तो बेटा इनको याद रखना पड़ेगा आपको, इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए कि ये आपकी वीक लिगेंड है। क्लियर हुआ? ये भी देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका C2O4 2-, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। फिर O2-, ठीक है, O2-, फिर NCS, ठीक है, फिर H2O, फिर EDTA, फिर अमोनिया, ठीक है। देखो बेटा इसको याद रखने का तरीका क्या है, ऑक्सिलेटो, 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 ऑक्सिलेट ओ, ऑक्सिलेटो ने कहा, ने कहा, ने कहा पानी, ठीक है। ऑक्सिलेटो ने कहा पानी उड़ता, उड़ता अमोनिया, उड़ता अमोनिया, ठीक है। उड़ता इड़ता, है ना, ऐसे वर्ड यूज करो, उड़ता इड़ता, EDTA इड़ता। तो ऐसे याद रख सकते हो अपना, और ये की स्ट्रॉन्ग की ओर ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सिलेटो ने कहा पानी उड़ता अमोनिया, ठीक है। अब आपके पास आता है लास्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं, तो अमोनिया, pyridine, EN, DP, NO2 और CN और CO, ठीक है। इनको ध्यान से रखो, ध्यान से समझो। बेटा आपने देखा होगा कि आजकल भैया हमारे चुनाव की प्रचार चल रहा है ना, तो छोटे छोटे लड़के होते हैं ना, विधायक जी के सामने फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद अपने आप को खुद विधायक समझने लगते हैं, उसको DP पे लगाते हैं। DP मतलब जो आपकी व्हाट्सएप DP होती है, जो फेसबुक की प्रोफाइल फोटो होती है ना, उसको DP बोलते हैं। तो बड़ा फिर वो अपने आप को खुद विधायक समझते हैं, है ना, फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो वैसे ही समझ लो कि ये एक आपका बच्चा है, कौन सा, नाइट्रो नाम का, ठीक है। कौन सा बच्चा है, नाइट्रो नाम का। और ये दो आपकी सेलिब्रिटी हैं, कौन कौन, एक तो है आपका ये अमोनिया और दूसरा है पिरिडीन, ठीक है। तो बेटा कैसे याद करोगे, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया पिरिडीन, अमोनिया पिरिडीन इन DP, इन DP, DP मतलब वो जो आपकी पिक्चर पर, ठीक है। इन DP नाइट्रो सुने किसकी, नाइट्रो सुने किसकी, ठीक है। अब बेटा ये नाइट्रो जो है ना किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके DP में कौन कौन आ गए हैं, अमोनिया एंड पिरिडीन।
तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि अमोनिया, प्रिडीन, एनडीपी, नाइट्रोसोन है किसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आपके एवरेज लिगेंड हो गए, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए, इनको याद रखने का तरीका है, आप इस तरीके से इनको याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम बाकी का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में बेटा कवर